नमस्कार, वेलकम टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एक जायंट टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं, अपने आप में ये बुक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे भाग में इसको डिवाइड करके आपके पास प्रेजेंट करने का, सो दैट आप बोर ना हो, आपका इंटरेस्ट बना रहे। और मैं कुछ इस तरीके से क्लास को मैंने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ आ सके, क्योंकि ये चैप्टर है जो शायद आपको नींद आ सकती है, तो थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई भी डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ाता ही नहीं हूं, या तो मैं सिर्फ आसान चैप्टर पढ़ाता हूं और नहीं तो जो मैं पढ़ाता हूं आसान हो जाता है। इसलिए चिंता छोड़िए, नींद नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है और आज तक कैसे है, ब्रिटिश एरा से लेकर के इंडिपेंडेंट, और उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन, स्टेट सर्विसेज, इसमें बहुत कुछ कवर है। इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लीगेसी को कवर कर रहे हैं। ब्रिटिश लीगेसी का मतलब कि ब्रिटिश से हमारे पास जो जहां से हम आजाद हुए हैं उससे पहले ब्रिटिश का यहाँ पर राज था। तो अंग्रेजी राज में जो कोई भी एडमिनिस्टर करता है वो कुछ ना कुछ अपनी सहूलियत के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करके जाता है, छोड़ के जाता है। तो हमें ये देखना है कि ब्रिटिशर्स हमें क्या दे के गए और वहां से हम कैसे आगे बढ़े हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इज लार्जली a legacy of British rule. The various structural and financial functional aspects of Indian administration like secretariat government system, all India services, recruitment, training, office procedure, local administration, district administration, budgeting, auditing, centralizing tendency, police administration, revenue administration, and so on have their roots in the British rule. कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश हमारे यहाँ 200-300 साल तक रहे। जितने समय तक वो रहे उन्होंने कुछ न कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य किया अपनी सुविधा के लिए, और उसको कॉपी पेस्ट किया गया हमारी सुविधा के लिए। तो हम जो कुछ उनके पास से इवॉल्व हुआ है उसमें क्या क्या इवॉल्व हुआ है? ऑल इंडिया सर्विसेज, जो हम सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, ऑफिस प्रोसीजर क्या क्या होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, बजटिंग, ऑडिटिंग और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कैसी होती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो है उन्हीं के यहाँ से हमारे यहाँ धीरे धीरे डेराइव हुई है। तो अभी हम जो ब्रिटिश लीगेसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर तीनों को हमने पकड़ा तो ये बहुत वास्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में 26 जनवरी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी को 1950 में हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, जिससे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुए, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ब्रिटिश राज में, वो हम देखेंगे। तो जितने लोग हिस्ट्री जानने वाले हैं, ये जो लेसन है ये हिस्ट्री से भी संबंधित है। जो आपका एक फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया करके एक आपका चैप्टर है वो इसमें कवर हो रहा है। जितने लोग हिस्ट्री जानने वाले हैं उनको पता है कि ब्रिटिश ट्रेडर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए। उनकी दूर दूर तक मंशा नहीं थी यहाँ पर राजपाट करने की। ब्रिटिशर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, व्यवसाय करने के लिए आए थे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू डिमांड फॉर
रॉ मटेरियल्स इन द फैक्ट्रीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिलेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति जब हुई तो प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया। पहले जो भी मैनुअल प्रोडक्शन होता था वो मशीन से प्रोडक्शन होने लगा। पहले जो क्विंटल में प्रोडक्शन होता था वो करोड़ ऑफ क्विंटल्स में होने लगा। तो उससे जब प्रोडक्शन होने लगा, सप्लाई होने लगी, तो रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। ब्रिटिशर्स के पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते रॉ मटेरियल की कमी होने लगी। उनको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की तलाश लग गई। कहाँ रॉ मटेरियल ढूंढा जाए, कहीं ना कहीं तो ढूंढना पड़ेगा। ब्रिटेन नीडेड अ मार्केट टू सेल इट्स फिनिश्ड गुड्स। सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, जो हाई लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। इतना प्रोडक्शन कहाँ बेचेंगे, उसके लिए कोई बड़े मार्केट की तलाश थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते उनकी दो रिक्वायरमेंट सामने आई। एक तो रॉ मटेरियल को क्रिएट करना है, कहाँ से मैनेज करना है, और दूसरा जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके लिए हमें मार्केट चाहिए, उसको हमें कहीं बेचना है। और इंडिया वाज एबल टू फुलफिल बोथ द नीड्स ऑफ द ब्रिटेन। जो इंडिया उस समय थी वो उनके दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फिट बैठती थी, और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है ट्रेडर बन करके इंडिया में आ गए। ट्रेडिंग तो उनकी जैसी तैसी चलती रही। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था वो। उसके बाद से 1615-16 में इन्होंने कोठियां बनाई सूरत में। धीरे धीरे ये इनका रोजगार बढ़ने लगा। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई, और 1757 के पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया, और इस समय अंग्रेजों को सफलता हाथ लग गई। और सफलता हाथ लग गई तो उसके बाद से अच्छा वो मीर जाफर हो चाहे मीर कासिम हो, इन दोनों के बीच में जो भी बैटल हुआ था वो एक ना एक पक्ष के साथ खड़े इसलिए हो रहे थे ताकि जिसके साथ हम खड़े होंगे वो हमें रोजगार करने का परमिशन बढ़िया से दे देगा। उसके जो भी राजा रहेगा उसके यहाँ ट्रेड करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और नहीं तो इससे पहले के जो राजा थे उनको कम परमिशन देते थे, इधर ही सिर्फ कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। दुनिया भर का उनका रेगुलेशन था। तो इसलिए ये किसी न किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि राजा को ही अपने हाथ में कर ले, और ऐसे में मौका मिल गया। और 1857 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने एक पक्ष को साथ दिया, दूसरे पक्ष को हरवा दिया। और 1757 की लड़ाई के बाद से जो ट्रेडर थे अंग्रेज वो धीरे धीरे एडमिनिस्टर बनते गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते गए। उसके बाद से एक दो और लड़ाइयां हुई और उनका करीब करीब बिहार बंगाल पर आधिपत्य हो गया। और 1770-71 आते आते बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 3 प्रेसिडेंसी उनके हाथ में लग गई। एन केन प्रकारेण बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी उनके हाथ में लग गई। और जब 3 प्रेसिडेंसी हाथ में लग गई तो उसको रेगुलेट भी तो करना है, उसको गवर्न भी तो करना है, उसको रूल भी तो करना है। और उसको रूल करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए जो पहला एक्ट उन्होंने बनाया वो 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से फेमस हुआ। 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट बन करके आया, जिसमें मेंशन किया हुआ था कि इस प्रेसिडेंसी का ये काम होगा, इस प्रेसिडेंसी का ये काम होगा, इस प्रेसिडेंसी का ये काम होगा। तो यहां से रूल रेगुलेशन फ्रेमिंग स्टार्ट होता है। उसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद से चार्टर एक्ट 1973 आता है, उसके बाद से 1813 का आता है, फिर 1833 का आता है और 1853 का भी आता है। एक एक करके इनका हम इवोल्यूशन देखेंगे। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 था, दैट ओपनड अ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट एक लेकर के आई और वहां से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया, रूल बनाना शुरू किया। रूल की क्या जरूरत थी? इंडियंस पर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए
इंडिया पर शासन को और मजबूत करने के लिए, पकड़ और बढ़िया से मजबूत करने के लिए। उनका सोशल वेलफेयर कदापि पर्पस नहीं था, पब्लिक वेलफेयर कोई भी उनका पर्पस नहीं था। उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ट्रेड करना था कि पूरे इंडिया को लूटते समय कोई उफ तक न कर सके, कोई आह तक न कर सके। और इसलिए इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेकर के आए, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री प्रारंभ होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री कहां से प्रारंभ होती है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होती है। In India, each of the three presidencies was independent and responsible only to the home government. The government of the presidency was conducted by a governor and a council. तो तीन जगह पे तीन गवर्नर हो गए और उनके अंडर में काउंसिल होती थी। उसके बाद से आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया 1784 में क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स हु वर कॉल्ड कमिश्नर्स टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब कि 1773 से आगे बढ़े और उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, और वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, 6 कमिश्नर थे। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके काम धाम को सुपरवाइज करने के लिए इंडिया में आ गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेयर गिवन पावर टू मेक ऑल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको पावर दिया गया कि वो इंडिया में रूल करने के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहली बार 1784 में पहली बार पॉलिटिक्स को और कॉमर्स को अलग करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रेड था और ट्रेड में ही कुछ पॉलिटिशियन आ गए। 1784 में जो ये ट्रेड और पॉलिटिक्स एक था, अब इसमें ये अलग होने कर दिए, ये पार्टीशन कर दिया इन्होंने। बोले पॉलिटिक्स ये करेंगे और ट्रेड ये करेंगे। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। Dual system of government was established and reduction of the number of councils of governor generally to 3 to 4 in order to make him more powerful and efficient. पहले 6 काउंसिल होते थे, अब वहां से कम करके 3 या 4 काउंसिल किए गए। उसके बाद से आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपने देखा इससे पहले कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आया है। रेगुलेटिंग एक्ट आया है, पिट्स इंडिया एक्ट आया है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1857 में 1857 में इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, और उस रिवॉल्यूशन के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और इंडिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग भी करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी रूल भी करती थी। 1857 के विद्रोह के बाद से आफ्टर 1857 रिवॉल्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए लाइसेंस दिया जाने लगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। और इनफैक्ट 1858 से ही ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया आती है। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों काम करती थी, ट्रेड भी करती थी और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स भी करती थी। तो इसलिए 1858 के बाद से ब्रिटिश क्राउन जो थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, वो उन्होंने पावर ले लिया, उन्होंने अपने हाथ में अथॉरिटी ले ली कि इंडिया से रिलेटेड जितने भी रूल है, रेगुलेशन है, ऑर्डिनेंस है, स्टैट्यूट है, एक्ट है, ये सबको वहां पर पास किया जाएगा, लंदन में पास किया जाएगा। और सब कुछ अब लंदन से कंट्रोल होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से कंट्रोल करने लगी। और इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 है, ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना लिया वहां पर ब्रिटेन में,
और उस डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रूल किया जाता था। दिस एक्ट ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट टेरिटरीज रेवेन्यू ऑफ द इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इन अदर वर्ड्स द रूल ऑफ कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ द क्राउन इन इंडिया। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय क्राउन इन इंडिया। 1861 में क्या होता है? It introduced the first time the representative institution in India. It thus provided that Governor General Executive Council should have some Indians as non-official members while transacting legislative business. कहने का मतलब ये हुआ कि 1861 में 1861 में पहली बार अंग्रेजों ने कुछ इंडियंस को एडॉप्ट करना, कुछ कॉप्ट किया उनको, कोऑप्ट किया उनको कि ठीक है आप भी हमारी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है इनमें कुछ इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए। किस लिए? ताकि वो इंडियन उनके भक्त बन सके। जो जो इंडियन यहाँ पर मुंह वाले थे उन सबको उन्होंने अपने अंडर में लेजिस्लेटिव बिजनेस में बनाने लगे, सो दैट ये लोग उनसे प्रसन्न रह सकें और उनकी खुशामदी करती रहें और उनका शासन लंबे समय तक चलता रहे। उनका पर्पस ये था, उनका पर्पस किसी को यहाँ पर ट्रेन करना नहीं था। बट ये है राइट और रॉन्ग, इंडियंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्वॉल्वमेंट जो है 1861 के एक्ट से शुरू हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन बट इन एन इनडायरेक्ट मैनर। इंडिया में पहली बार इलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो 1892 में आ रहा है। 1892 ईस्वी में इनडायरेक्ट मैनर में आ रहा है। इसमें द गवर्नर जनरल स्टिल हैड द पावर ऑफ नॉमिनेशन इवन दो द मेंबर्स वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। Also, it enlarged the functions of the Legislative Council and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. बजट को डिस्कस करने का और क्वेश्चन और एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन करने का पावर भी 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से मिल गया, बढ़ते जा रहा है। ये इसको कहते हैं इवोल्यूशन। धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ रूल बनाए गए इंडिया को गवर्न करने के लिए 1773 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आती है और उसमें बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स बनाए जाते हैं और पकड़ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। 1857 में रिवॉल्यूशन होता है और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। तो एक एक करके ये धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। कैसे कैसे ये हिस्ट्री बढ़ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ये देखते हैं। उसके बाद से समय आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये समय था मोरले मिंटो रिफॉर्म का। ये जब भी मोरले और मिंटो, ये दो नाम जब भी आएंगे तो एक जो होते थे यहाँ पर गवर्नर जनरल होते थे और एक वायसराय होते थे, और नहीं तो एक गवर्नर जनरल होते थे, एक भारत मंत्री होते थे। इन लोगों के नोमेनक्लेचर अलग अलग होते रहे हैं। सेक्रेटरी टू द इंडिया भी कहलाते थे वो। तो ये दोनों उस समय मोरले और मिंटो हैं और इन दोनों ने जो रिफॉर्म किया उसको मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से 1909 में पब्लिश किया गया। प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, डिवाइड एंड रूल। यहां से 1909 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड फ्रॉम प्रोविजन फ्रॉम इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर्स। सो इंडिया को क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर, ये दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया गया। उसके बाद से आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बहुत फेमस है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खूब आता है ये। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग्यू वाज द देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जब भी दो नाम आ रहे हैं तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एक हो जाते हैं
जैसे मोंटेग्यू जो हो गए वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हो गए, और चेम्सफोर्ड जो हो गए वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। It relaxed the central government over the provinces by demarcating the separation the central subjects from the province subjects। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है। सेंटर का सब्जेक्ट अलग करते हैं, स्टेट का सब्जेक्ट अलग करते हैं। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन वेयर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिए, हम कहीं ना कहीं अब शेड्यूल 7 के तरफ पहुंच गए हैं। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, है ना। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों का पावर होता है। यहाँ पर 1919 में सेंट्रल का और प्रोविंस का पावर बांट दिया जाता है। मतलब यूनियन लिस्ट और सेंट्रल स्टेट लिस्ट, छोटा चाहे बड़ा, लेफ्ट चाहे राइट, जो भी हो, इन दोनों का लिस्ट सेपरेट कर दिया गया। सेंट्रल अलग से अलग सब्जेक्ट पर रूल बनाएगा, स्टेट अलग सब्जेक्ट पर अलग से रूल बनाएगा। तो इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस आल्सो। मतलब जो दरार 1909 में मुस्लिम के लिए अलग से इन्होंने इलेक्टोरेट दिया, वो इनको अभी संतुष्ट नहीं कर पाया, उतने से इनकी तसल्ली नहीं हुई, तो 1919 में इन्होंने सिखों के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, एंग्लो इंडियन के लिए अलग, यूरोपियन के लिए अलग, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने लगे। Provided for setting up a central service commission for recruiting civil services। 1919 में सिविल सर्विसेज के लिए सेंट्रल सर्विस कमीशन की स्थापना की जाती है। Separation of central and province subject to and the further divided provincial subjects into transferred subjects and reserved subjects। मतलब जो भी पावर था उसको डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल का पावर एक तरफ, स्टेट का पावर एक तरफ, और जो भी स्टेट का जो पावर था उस स्टेट के पावर में भी 2 डिवीजन किए गए, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट अलग थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट अलग थे। प्रोविजन फॉर 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। अगर 6 जो मेंबर्स थे वाइसराय की काउंसिल में, उसमें से 3 जो रहेंगे वो इंडियन रहेंगे। ये 1919 में प्रोविजन इन्होंने किया। 6 में से 3 अंग्रेज रहेंगे और 6 में से बाकी 3 इंडियन रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रोविजन किया। इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन। 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया और द्विसदनी सभा को यहां से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बाई कैमरल को। उसके बाद से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, ये भले ही इंप्लीमेंट नहीं हुआ, भले ही ये उगते सूरज को नहीं देख पाया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका 50% से ज्यादा पार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से लिया गया है। कॉपी पेस्ट है, चोरी की गई है। जी हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1935 को बेस बना करके आगे बढ़ा है। जब हम इसको समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स इनटू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देख लीजिए, हमारे पास जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। वो 1935 में डिवाइड किया गया है। 1935 में फेडरल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट मतलब स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट बनी। वहां से हमने शेड्यूल 7 लिया है। रेसिड्यूरी पावर्स वेयर प्रेजेंट विद द वाइसराय। जो कहीं कुछ नहीं मेंशन है वो रेसिड्यूरी, बचा खुचा जितना भी मेंशन कहीं नहीं है, वो सारा पावर वाइसराय के पास होता था, मतलब यूनियन के पास होता था। आज भी वही है, आज भी रेसिड्यूरी पावर जो है यूनियन के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये भी हमने 1935 एक्ट से लिया है। एबोलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इन सेंटर। प्रोविंसेस में जो ड्यूअल सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको वहां से रिमूव करके और सेंट्रल में लेकर के आए। इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ
11 प्रोविंसेस। जो उस समय 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म उन्होंने लगाया, द्विसदनीय सभा बनाया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर एससी, वुमेन एंड लेबर्स। और लीजिए 1909 में मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल्स बना, 1919 में सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, यूरोपियन के लिए अलग से इलेक्टोरेट्स बने। और अब 1935 में एससी के लिए, वीमेन के लिए, लेबर के लिए अलग से बन रहा है। एबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काउंसिल ऑफ इंडिया था उसका एबोलिशन कर दिया इन लोगों ने। इस्टेब्लिश्ड आरबीआई, सबको पता है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुई। इस्टेब्लिश्ड आरबीआई, फेडरल कोर्ट जो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट है उसको 1935 में फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज के डेट में जो भी स्टेट्स के प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं, बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, यूपी का यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ये जितने स्टेट प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब 1935 से हमने कॉपी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो समय आता है जब देश स्वतंत्र होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लाया जाता है। इसमें क्या होता है, 20 फरवरी 1947 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। क्लेमेंट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया, डिक्लेरेशन किया कि हम इंडिया को 1948 के 30 जून 1948 से पहले छोड़ देंगे। मतलब 18 महीने का हम टाइम देते हैं, 18 महीने में हम इंडिया को से विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, इंडिया अपना काम चलाए। द मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर पार्टीशन, और उसके बाद से मुस्लिम लीग ने अपने बोला कि नहीं हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, हमें तो अलग से देश चाहिए। तो इन्होंने अपने धर्म के आधार पर अलग देश की डिमांड किया। On June 3rd, 1947, Lord Mountbatten, then Viceroy, put forth the partition plan on the same day. और 3 जून को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि ये मुस्लिम लीग झुकने वाली नहीं है। देश में तहलके मच रहे थे, कोहराम मचा हुआ था, हिंसा, नृशंस हत्याएं हो रही थी, हिंसा का कोई अंत नहीं दिख रहा था। तो ऐसा लगा कि अब पार्टीशन करके ही कोई बात बनेगी। और तब लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को पार्टीशन का प्लान रखा, जिसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। दिस प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। उस समय मुख्यतः 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी इंडिया में और मुस्लिम लीग जो थी वो जो पार्टीशन चाहती थी। ये जो पार्टीशन का जो प्लान माउंटबेटन का था, दोनों को पसंद आया, 2 प्रधानमंत्री बनने वाले थे। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एक्ट के द्वारा कंट्री जो है 2 हिस्सों में बट रहा है, इंडिया और पाकिस्तान। दिस एक्ट आल्सो एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दिया गया कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने सुटेबिलिटी के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ग्रांटेड फ्रीडम टू द प्रिंसली स्टेट्स either टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। जो इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इन्होंने क्लियरली फ्रीडम दे दिया था। इंडिया में लगभग 626 के आसपास में स्टेट्स थे, स्टेट नहीं EST, स्टेट्स। तो ये प्रोविंशियल स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो ये इनको आज़ादी दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहें तो इंडिया के साथ रहें, आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहें, आप चाहें तो स्वतंत्र रहें, आप पर छोड़ दिया जाता है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कहा गया। तो इस तरीके से ये जो ब्रिटिश लीगेसी है वो 1773 के
रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पास पर पहुंचता है, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पास आता है, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट और उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको बेस बना करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहा। अब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो हमें उम्मीद है कि उसको आप करने में सक्षम होंगे। क्लासेस थोड़े बड़े होंगे ये, बट कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। जहां आपको समझ में नहीं आता है आप दोबारा उसको वीडियो को रिवाइज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और देखिए। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, डिफिकल्ट चीज मुझे स्वयं भी नहीं आता है, मैं कोई डिफिकल्ट चीज पढ़ाता ही नहीं हूं। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं वो आसान हो जाता है, तो इसलिए आप उसका रिवीजन करते रहिए और इसका आनंद उठाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।